अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के 24th लेक्चर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक को स्लाइटली डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को इनफैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को समझने से पहले हम कल्चर पे बात कर लें। कल्चर क्या होता है? ये एक दिल है जो धड़क रहा है। बेसिकली ये वो आइडेंटिटी होती है, ये वो आपकी डिस्टिंग्विशिंग एक चीज़ होती है जो आपको दूसरों से अलग करती है। थिंक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ज़हन में लाएं, उसका वर्किंग एनवायरनमेंट अपने ज़हन में लाएं, उनके लोगों के काम करने का स्टाइल, उठने बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, उनकी दफ्तर की टर्मिनोलॉजीज, उनका दफ्तर का सेटअप, ये सारे का सारा दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिफरेंट होगा। ये कैसे डिफरेंट होता है? क्या ये कॉन्शियसली किया जाता है या सब कॉन्शियसली हो जाता है? कल्चर किस तरह वेरी करता है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है? ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। द सेट ऑफ शेयर्ड, टेकन फॉर ग्रांटेड, implicit assumptions that a group holds and that determine how it perceives, thinks about and reacts to its various environments। बहुत हैवी डेफिनेशन है, राइट? छोड़ दें इसे, डोंट वरी अबाउट इट। सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स किन चीज़ों को एक्सेप्टेबल समझते हैं और किन चीज़ों को अनएक्सेप्टेबल समझते हैं। दोबारा मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, एक्सेप्टेबल और इनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। लीगल और इलीगल नहीं, लीगल और इलीगल तो टोटली एक अलग फिनोमिना है, वो तो कानून आपको बता रहा है। लेकिन कुछ इदारों में आप देखें 5 मिनट लेट आना नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा अनएक्सेप्टेबल है। वहाँ पर वर्क कल्चर इतना स्ट्रांग है कि 5 मिनट लेट आना बहुत बड़ा ऑफेंस है, वहाँ पे बहुत बड़ी गलत चीज़ समझी जाती है और कुछ दफातर में लेट आने को बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जाता है। तो ये बेसिकली कल्चर हमें, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हमें क्या बताता है कि कौन सी चीज़ें यहाँ पे लाइक की जाती हैं और कौन सी चीज़ें डिसलाइक की जाती हैं, कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं और कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हैं। दोबारा से ज़रा हम इसको समझते हैं। A common perception held by the organization's members, सारे ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स की एक कॉमन थिंकिंग, अ सिस्टम्स ऑफ शेयर मीनिंग, शेयर्ड मीनिंग्स हैं, शेयर्ड थिंग्स हैं, शेयर्ड सेइंग्स, डूइंग्स और फीलिंग्स हैं कि ये सारे के सारे लोग इन चीज़ों पे वाइडली बिलीव करते हैं और इनके कॉमन मीनिंग्स हैं इनके जहन में। कल्चर इज़ अ डिस्क्रिप्टिव टर्म, इसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। कल्चर इज composed of perceptions how employees see their organization। ये एक परसेप्शन है, एक एम्प्लॉयज़ के माइंड में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का एक इमेज है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह देखते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज द सेट ऑफ वैल्यूज़, ये कुछ इकदार हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, often taken for granted that help people in an organization understand which actions are considered acceptable and which are considered unacceptable। तो बेसिकली ये एक्सेप्टेबिलिटी और नॉन एक्सेप्टेबिलिटी की सारी बात है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी चीज़ें हम टॉलरेट करते हैं और कौन सी चीज़ें हम टॉलरेट नहीं करते। एक्सेप्टेबल हैं कौन सी चीज़ें और कौन सी चीज़ें अनएक्सेप्टेबल हैं, कौन सी चीज़ें लाइक हैं और कौन सी चीज़ें डिसलाइक हैं। अगेन इट्स नॉट अबाउट लीगल और इलीगल। चोरी करना हर ऑर्गेनाइजेशन में इलीगल है, उसकी उसकी आपके खिलाफ सज़ा होगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वैल्यूज़ के ज़रिए हम उनको कल्चर के ज़रिए गवर्न करते हैं। वैल्यूज़ आर ऑफन कम्युनिकेटेड थ्रू स्टोरीज एंड अदर सिंबॉलिक मीन्स। वैल्यूज़ को हम स्टोरीज़ के ज़रिए आगे चलाते हैं। जिस तरह हम घरों में देखते हैं, हमें अपने इक़दार और अपने इखलाक बताए जाते हैं और उनके मतलब हमें स्टोरीज़ बताई जाती हैं कि एक शख्स ने ये किया और उसके साथ फिर
मुआशरे ने उसके साथ ये सलूक किया, अगर उसका अच्छे काम थे तो मुआशरे ने उसको सराहा और उसको अप्रिशिएट किया, और अगर उसके काम अच्छे नहीं थे तो मुआशरे ने उसको बुरा समझा। तो ये स्टोरीज़ के ज़रिए हम अपने बच्चों को जिस तरह समझाते हैं, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस कुछ स्टोरीज़ के ज़रिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ें कम्युनिकेट करती है। डू ऑर्गेनाइजेशंस हैव यूनिफॉर्म कल्चर? क्या सारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर एक जैसा होता है या टोटली डिफरेंट होता है, 100% डिफरेंट होता है? लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले तो जब हम कल्चर की बात करते हैं तो 3 तरह का कल्चर हमारे पास आता है। पहला डोमिनेंट कल्चर, फिर सब कल्चर और फिर कोर वैल्यूज़। डोमिनेंट कल्चर, सब कल्चर एंड कोर वैल्यूज़। लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। डोमिनेंट कल्चर क्या है? डोमिनेंट कल्चर एक्सप्रेसेस कोर वैल्यूज शेयर्ड बाय मेजॉरिटी। जो मेजॉरिटी की कोर वैल्यूज हैं वो है डोमिनेंट कल्चर। जो एक बड़ी मेजॉरिटी अप टू 80 और 90% तक की जो मेजॉरिटी है, उनकी जो जो कोर वैल्यूज हैं जिन पर वो बिलीव करते हैं। सब कल्चर, देखिए अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का कल्चर क्या है, हमारे पास एक हमारे पास कल्चरल डेफिनेशन आ जाएगी। फिर हमारे पास सब कल्चर्स होंगे। पंजाब का कल्चर डिफरेंट होगा, सिंध का कल्चर हमारे पास डिफरेंट है, इस तरह बलोचिस्तान का है, KPK का है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सब कल्चर्स हैं। बिग कल्चर के अंदर सब कल्चर्स होते हैं। इस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो हमारे पास डोमिनेंट कल्चर होता है, उसके बाद सब कल्चर होता है। Many cultures within an organization typically defined by department designations and geographically separation and tend to develop in large organizations। तो जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके जियोग्राफिकली डिफरेंट ऑफिस होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स डिवीजन्स होते हैं, तो वहाँ पे एक तो उनका डोमिनेंट कल्चर होता है, ऑफ कोर्स होता है, लेकिन उसके बाद उनके जो मुख्तलिफ ऑफिस सब ऑफिस में सब कल्चर्स होते हैं। और कुछ होती हैं कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ क्या? कोर वैल्यूज और डोमिनेंट या प्राइमरी वैल्यूज आर एक्सेप्टेड थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन। ये वो होती हैं जो आपके हेड ऑफिस में, आपके सबऑर्डिनेट ऑफिस में, आपके फ्रेंचाइजीज में, लीज जहाँ पे आपकी है, ये सारी की सारी ये कोर वैल्यूज, इन पे किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये सारी की सारी कोर वैल्यूज हर जगह पे आपकी सेम रहती हैं। स्ट्रॉन्ग या वीक कल्चर? स्ट्रॉन्ग कल्चर, कल्चर इन विच द कोर वैल्यूज आर इंटेंसली हेल्ड एंड वाइडली शेयर्ड। जो हमारी कोर वैल्यूज़ हैं उनको कितनी मजबूती से उन पर अमल किया जाता है और कितना वाइडली हम उसको शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ के साथ उसको शेयर करते हैं, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग कल्चर होगा। और उसके अगर ऑपोजिट होगा तो वो हमारा वीक कल्चर होगा, वो वीक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है। बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर्स। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट कल्चर है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये सोशल कंट्रोल, इसके ज़रिए हम सोशली लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ नॉन एक्सेप्टेबल, व्हाट इज़ लाइक्ड एंड व्हाट इज़ डिसलाइक्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देन कम्स इट सर्व्स एज अ सोशल ग्लू। ये लोगों को आपस में जोड़े रखने के लिए एक सोशल ग्लू का काम भी देता है। देन इट एड्स इन सेंस मेकिंग। ये लोगों को समझाने में मदद देता है कि व्हाट डज इट सेंस, डज इट मेक सेंस, कि क्या ये काम यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। तो ये बेसिकली हमारी साइकोलॉजी की फील्ड से कुछ चीज़ें आ रही होती हैं। हमने स्टार्ट में कहा था कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सब्जेक्ट में कुछ चीज़ें हम साइकोलॉजी से इनपुट लेंगे, तो ये वो कुछ चीज़ें हैं। व्हाट डू कल्चर्स डू? कल्चर के फंक्शंस क्या हैं? डिफाइंस द बाउंड्री बिटवीन वन ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर। एक तो ये कि ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करता है और बाउंड्रीज क्लियर करता है। देन इट कन्वेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर इट्स मेंबर्स। जिसके मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक आइडेंटिटी देता है, उनको अलग से एक शनाख्त और पहचान देता है। इट फैसिलिटेट्स द जनरेशन ऑफ कमिटमेंट टू समथिंग लार्जर देन सेल्फ इंटरेस्ट। लोगों के कुछ सेल्फ इंटरेस्ट है, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के ज़रिए हम लोगों को उस चीज़ पे एग्री करते हैं कि आपके जो सेल्फ इंटरेस्ट हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को उनसे अबव रखना है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स आपके ख्याल में पहली नज़र में होने चाहिए और आपके सेल्फ इंटरेस्ट उसके बाद आने चाहिए। इट इन्हेंसेस द स्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिस्टम। जो सोशल सिस्टम है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें ये बेहतरी लाता है। कल्चर एज अ लाइबिलिटी। समटाइम्स कल्चर एक लाइबिलिटी के तौर पे भी हमारे सामने आता है। ये कैसे? ये बैरियर टू चेंज हो जाता है, वक्त चेंज हो जाता है, हालात चेंज हो जाते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज होना पड़ता है। लेकिन जब कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ये कल्चर हमें चेंज होने से रोकता है।
इट सर्व्स एज बैरियर टू चेंज। देखें, इमेजिन करें कि एक कुछ लोग शाही ख़ानदान से थे, वक्त चेंज हुआ, हालात चेंज हुए, मुल्कों में जमहूरियत आ गई। अब शाही ख़ानदान के लोगों का कल्चर इतना स्ट्रॉन्ग था, वो दरबार वाला कल्चर और वो शाही आदाब वाला कल्चर, तो उसने उनको चेंज होने से रोक दिया। तो अब पहले तो कल्चर उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, लेकिन बाद में कल्चर उनकी एक लाइबिलिटी बन गया, उनके लिए एक वीक पॉइंट बन गया, जिसने उसको चेंज होने से रोक दिया। इट बैरियर्स टू चेंज। देन कम्स बैरियर टू डाइवर्सिटी। मुख्तलिफ लोगों को हम रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, तो वो डाइवर्सिटी है। तो कल्चर समटाइम्स हमारे लिए इस सिलसिले में भी एक बैरियर के तौर पे काम करता है। बैरियर टू एक्विजिशन एंड मर्जर्स। एक्विजिशन क्या है? जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को खरीद लेती है। और मर्जर क्या है? जब दो ऑर्गेनाइजेशन मिल जाती हैं, वो मर्ज होकर एक तीसरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेती हैं, या वो ज्वाइंट वेंचर के तौर पे काम करते हैं। तो अगर कल्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तो फिर भी ये हमारे पास बैरियर के तौर पे आता है, हम किसी को एक्वायर नहीं कर पाते या किसी के साथ मर्ज नहीं हो पाते। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? Since organizational culture involves shared expectations, values, and attitude, it exerts influence on individuals, group, and organizational process. बेसिकली ये चूँकि हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ये इंडिविजुअल्स को भी इफेक्ट करती हैं, ग्रुप्स को भी, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस को भी। क्योंकि इंडिविजुअल जो है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जब इंडिविजुअल को एक चीज़ इफेक्ट करेगी तो डेफिनेटली वो ग्रुप्स को भी इफेक्ट करेगी, और फाइनली वो ऑर्गेनाइजेशन को भी इफेक्ट करेगी। सोशलाइजेशन और कल्चर। सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स न्यू एम्प्लॉयज इनटू द कल्चर। जब कुछ लोग नए अपॉइंट होते हैं तो उनको एक सोशलाइजेशन प्रोसेस के ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से इंट्रोड्यूस कराते हैं। उनको सीनियर्स के ज़रिए बताया जाता है कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल हेयर, व्हाट इज़ लाइक्ड एंड व्हाट इज़ डिसलाइक्ड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा सोशलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के कंपोनेंट्स क्या हैं? ये ओवरऑल बहुत वाइडली होते हैं। इनको हम, मेरा ख्याल ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। रूटीन का हमारा बिहेवियर, नॉर्म्स शेयर्ड बाय टीम्स एंड डोमिनेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये सारी की सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के कंपोनेंट्स के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा कल्चर की डायमेंशंस क्या हो सकती हैं? किन डायमेंशंस में ये हो सकता है? एक तो ये कि इनोवेशन। थिंक अबाउट एप्पल। पहली चीज़ आपके जहन में कौन सी आती है? कि बहुत ज़्यादा इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इनोवेशन पे गौर किया जाता है। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर में इंक्लूड हो सकती है कि यहाँ स्टेबिलिटी को ज़्यादा फोकस किया जाता है। पीपल ओरिएंटेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, और कुछ में इसके ऑपोजिट काम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा सकता है। पीपल ओरिएंटेशन हो सकती है, या आउटकम ओरिएंटेशन के भाई हमें तो काम चाहिए, हमें लोगों से कोई गर्ज नहीं है। देन कम इजी गोइंगनेस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या ना करें, आप जाएं या ना जाएं, एफर्ट करें, आपकी परफॉर्मेंस ठीक है नहीं ठीक, इट डजेंट मैटर। ये भी उनके कल्चर में, ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव डायमेंशन, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। डिटेल ओरिएंटेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल्स, मिन्यूट डिटेल्स में जाया जाता है हर चीज़ की। देन कम टीम ओरिएंटेशन। कम्युनिकेशंस बहुत बेहतर होती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कुछ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। देन कम रिवॉर्ड्स। सिंपली सैलरी नहीं, सैलरी के साथ जो हमारा एक्स्ट्रा फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स होते हैं। देन कम डिसीजन मेकिंग। कि डिसीजन मेकिंग क्या टॉप पे की जाती है? क्या मिड लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग का इख्तियार दिया गया है, या लोअर लेवल मैनेजमेंट में भी डिसीजन मेकिंग की पावर है? रिस्क टेकिंग। आप कितना अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्क टेकिंग पे मोटिवेट करते हैं, उनके लिए कहाँ तक रिस्क टेकिंग अलाउ है और कहाँ कहाँ पे वो रिस्क टेकिंग नहीं कर सकते। ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की एक डायमेंशन है। फाइनली हम प्लानिंग में उनको कितना इन्वॉल्व करते हैं, टीम वर्क में कितना हम उनको सपोर्ट करते हैं, एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में हम उनको कितना इन्वॉल्व करते हैं, कितना हम उनको साथ लेके चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास कल्चर के फंक्शंस हैं। सपोज द ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस स्ट्रेटजी। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल ब्रॉड बिजनेस स्ट्रेटजी है उसमें हमें ये सपोर्ट करता है। इट प्रिस्क्राइब्स एक्सेप्टेबल वेज फॉर मैनेजर्स टू इंटरेक्ट विद एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज। मैनेजर्स को बताता है कि जो एक्सटर्नल हमारे जो फैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ हमने किस तरह डीलिंग्स करनी है। इट मेक्स स्टाफिंग डिसीजंस।
स्टाफिंग डिसीजन में हमें हेल्प करता है। इट सेट्स परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, परफॉर्मेंस के क्राइटेरियाज हम ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से लेते हैं। इट गाइड्स द नेचर ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशंस इन द कंपनी, कि लोगों के आपस में ताल्लुकात में कौन सी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं यहाँ पे। इट सिलेक्ट्स अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल्स, कि मैनेजमेंट के बेहतर स्टाइल्स कौन से हैं, क्या हम पीपल ओरिएंटेशन होंगे या हम प्रोसेस ओरिएंटेशन होंगे, ये भी हमें हमारा कल्चर बता रहा होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अल्लाह हाफिज़।